नज़ीन, क्रिटिकल टाइम है और बल्क ऑफ डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह अनाउंस किया है कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जो पॉलिसी है उसका अब खात्मा हुआ जाता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दहाइयों तक ईरान की जो पॉलिसीज हैं और ईरान के जो एक्शंस हैं उसको ईरान की इस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक पेशेंस इसने डिफाइन किया है। तो अब नए सुप्रीम लीडर आए हैं, तो नए सुप्रीम लीडर की जो पहला बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है वो ये है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के खात्मे का जब अनाउंस कर दिया है तो अब इससे तमाम तर जो ईरान के आप कह लें कि पॉलिसीज हैं उसमें तब्दीली आएगी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पेशेंस ही ईरान की सारी पॉलिसीज को जब डिफाइन करता है। वो कह रहे हैं पेशेंस जब वो खत्म हो चुका है, अब हम जरा किसी और अंदाज में जब वो डील करेंगे। तो अब देखना यह है कि न्यू सुप्रीम लीडर जो है वो न्यूक्लियर के हवाले से क्या वही राय रखते हैं जो पिछले सुप्रीम लीडर जो कि उनके फादर हैं वो उनकी राय जो है वो सेम है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर ईरान ने बहुत सारी जंगी कश्तियां एक साथ उतारी हैं और उतार कर ये पावर शो किया है कि अगर यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी बेड़े लाए गए तो फिर उनका हशर क्या होगा। एक तरफ से जंगी कश्तियां आकर अटैक कर रही होंगी, एक तरफ से मिसाइल आ रहे होंगे, एक तरफ से ड्रोन्स आ रहे होंगे, तो कोई भी वॉरशिप जब यहां पर बच नहीं सकता, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर जब यहां पर बच नहीं सकता। तो एक बड़ी ताकत का मुजाहरा जब यहां पर किया गया है। अगली बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते हो रहे हैं, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर का आपस में राब्ता हुआ है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब वो एक्सपेक्टेड हैं कि चाइना से वापसी पर वो पाकिस्तान एक मुख्तसर सा क्याम कर सकते हैं। हो सकता है क्याम ना करें, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो क्याम कर सकते हैं। लेकिन दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स का जब आपस में राब्ता हुआ है, अब हो सकता है जो ईरान ने मैसेज देना था वो पाकिस्तान को कन्वे कर दिया। सो एनी टाइम कोई खबर आ भी सकती है। इसी दरमियान ओमान के अंदर कुछ अहम हो रहा है। वो इस तरह से हो रहा है कि मिस्र के जो सदर हैं वो यूएई के दौरे पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने कंडेम किया ईरान के हमले को, ये वो सारा, चूंकि यूएई की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं मिस्र के अंदर। हालांकि अभी मिस्र ने यूएई की जो एयर स्पेस है फॉर सूडान वो बंद कर दी थी कि कोई मिलिट्री जो कार्गो है अभी यहां से नहीं गुजर सकता। तो बहरहाल अब मिस्र के सदर जब आए यूएई, उन्होंने कंडेम किया, ये सारा हुआ। मिस्र के सदर जब अनअनाउंस्ड विजिट पर अचानक ओमान पहुंच गए हैं और आपको पता है कि ईरान और ओमान की जो रिलेशन है और ओमान जो वो मीडिएटर भी है। सो वो एक ऐसा दौरा जो शेड्यूल्ड नहीं था, वो अचानक जब वो ओमान पहुंच गए हैं और जब वो ओमान पहुंचे हैं तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब वो बातचीत हुई है, तो यहां पर यानी मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ जब वो चीजें हो रही हैं। आप देखें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना से होकर आ रहे हैं, वापसी पर वो पाकिस्तान रुकेंगे, मिस्र जो है वो आ रहा है ओमान में, रशिया राब्ता कर रहा है। और इससे पहले कल ईरान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स का आपस में राब्ता हुआ है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो चाइना में मौजूद थे। तो एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ जब यहां पर चीजें हो रही हैं और एक कंप्रीहेंसिव सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिसके चांसेस कम हैं, खतरात ज्यादा हैं, लेकिन बहरहाल एक कोशिश जारी है। और वहां जो लेबनान की बैटल है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही है इजराइल की मुसलसल बमबारी की वजह से। फिर जो इजराइल ने बेरूत के ऊपर अटैक किया है तो हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले करते हुए बड़ी भारी कीमत चुकाने पर इजराइल को मजबूर किया। 10 इजरायली फौजी निशाना बने जिनको हाइफा के हॉस्पिटल में जब वो ट्रांसफर किया गया। ये बहुत ही भारी कीमत है। इससे पहले 8 इजरायली फौजियों की खबर आई, अब एक और हमले में 10 इजरायली फौजी। और अगेन इजरायली फौज तो अभी भी अपने लॉसेस जब छुपा रही होगी। ये डेली इतना नुकसान इजरायली फौज का होना वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आपको बताया कि वो यहां से इनखला करें तो एक डिफीट है, लेकिन यहां पर वो रह भी नहीं सकते हैं। ये बात ज़हन में रखें। तो इनको बहुत भारी पड़ रहा है, लेबनान के अंदर रहना इनको बहुत जब भारी पड़ रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल जब आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जरा आगाज करते हैं ईरान से। 88 हाई स्पीड जो बोट्स हैं वो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर उतारी, 88 बोट्स। और यहां पर 88 बोट्स के साथ उन्होंने मुजाहरा किया है कि उनके पास बड़े नंबर्स के अंदर ये बोट्स हैं और इनको तबाह नहीं किया जा सकता। यानी इनको एक एक छोटी सी वो बोट को कैसे आप ढूंढ ढूंढ कर जब निशाना बनाएंगे। और ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं, ईरान के पास बहुत बड़े नंबर्स के अंदर ये मौजूद हैं। तो ये सबसे बड़ा वेपन ईरान का साबित हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर। यानी कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को यहां पर अमेरिकी प्रेजेंस को जब वो हिट करना। किसी की मिलिट्री नेवी यहां पर वो नहीं आ सकती है। तो ये एक बड़ा वाकया है कि जब अमेरिका सोच रहा है, उधर यूरोपियंस के जो वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो आ रहे हैं, अमेरिका साउथ कोरिया और जापान को कह रहा है कि वो भी आए, तो ईरान ने एक मुजाहरा करके जब दिखाया 88 बोट्स के साथ। और ईरान के हाई ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि ईरान जंग तो जीत चुका है लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुई है और अभी हमें इससे भी अगले मरहले के ऊपर जाना है। और वो अगला मरहला कौन सा है? हमने इतनी ज्यादा डेटरेंस कायम करनी है कि दोबारा कोई मुल्क ईरान पर हमला करने के केपेबल ना हो, दोबारा ईरान पर हमला करने की जुर्रत ना करे। हमने इतनी बड़ी डेटरेंस है वो कायम करनी है। ये उनकी बात है कि भाई जीत तो हम चुके हैं लेकिन अभी कुछ हिसाब किताब करना जो बाकी है। तो उसके लिए इंटरनेशनल गारंटीज हो सकती हैं, उसके लिए कोई और एक राउंड हो सकता है, कुछ भी जब हो सकता है।
अब आप देखिए कि अमेरिका जिसने खुद सीज फायर मांगा, और आप देख रहे हैं कि अमेरिका कितना डेस्परेट है जंगबंदी के लिए। ईरान ने एक दफा भी नहीं कहा, यही लगे हुए ना आज जंग खत्म हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, ईरान ने तो एक दफा भी नहीं कहा। तो डेस्परेट ये हैं। तो अभी जब ईरान ने रिस्पॉन्ड करना है तो अमेरिका ने मजीद सैंक्शंस ईरान पर लगा दिए। मुआहिदे में यह है कि ईरान पर सैंक्शंस खत्म होंगी और अमेरिका मजीद सैंक्शन जब ईरान पर लगा रहा है। तो ये उनके आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा कंफ्यूजन है, और वो चाहते नहीं है कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करें, कोई सैंक्शंस का खात्मा करें, ईरान के खिलाफ जो अपनी दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी है उसका खात्मा करें। लेकिन मजबूरी है कि करें तो करें क्या। जंग करते हैं तो क्या है, जंग करते हैं तो आज फ्रांस की मीडिया ने रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका ने सीक्रेटली फ्रांस को यह कन्वे कर दिया है कि हमारे पास एम्यूनिशन की शॉर्टेज हो चुकी है। क्योंकि फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी और उसके अलावा यूक्रेन ये सब तवक्को रख के बैठे हुए हैं कि इनके लिए जो सप्लाईज आना है। तो अमेरिका ने फ्रांस को सीक्रेटली बताया और फ्रांस का मीडिया फिर उसको रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने उनके सामने माना है कि हमारे पास एम्यूनिशन की शॉर्टेज हो चुकी है। अब पहले तो वो अपना पूरा करेंगे और फिर अपने यूरोपियन अलायंस को देंगे, अगर देंगे भी सही तो, लेकिन पहले तो अपना पूरा करेंगे। अब खुद अमेरिका के पास जो शॉर्टेज हो चुकी है। तो ये वो सूरत हाल है कि अगर ये दोबारा जंग करते हैं, बड़ा वाकया ना, खुद एडमिट कर रहा है अमेरिका के शॉर्टेज हो चुकी है। ये किसी भी देखिए उनका काम है मुसलसल जंगों में रहना। तो अब इस स्टॉक को भरने के लिए कई साल चाहिए। या तो इस जंग से पहले ट्रम्प इंतजामिया जो है वो अपनी इंडस्ट्री को वॉर इंडस्ट्री पर शिफ्ट करते, तो जो कुछ बना हुआ था वो उन्होंने चला दिया। तो अब वो फौरी तो नहीं बनाया जा सकता। ये जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई है। फॉर्मर अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यानी पेंटागन चीफ, वो ये कह रहा है, उसका ये एनालिसिस है कि बहुत जल्दी वो कोई जंग का खात्मा नहीं देख रहा। छोटे मोटे पॉजेज ये सारा चलता रहेगा, लेकिन एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट का होना ये हाईली अनलाइकली है वेरी सून। बहुत जल्दी वो जंग का खात्मा नहीं देख रहे हैं। ये वन ऑफ द फॉर्मर पेंटागन चीफ का ये एनालिसिस है। और ट्रंप ने मार्को रूबियो को भेजा है वेटिकन, और पोप के साथ जब वो मुलाकात की है और पोप को जरा कन्विंस करने की जब वो कोशिश की है, चूंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं और कैथोलिक वोटर भी बहुत असरअंदाज, और ज़ाहिर है पोप की बात बहुत अहमियत रखती है। तो मार्को रूबियो और पोप के दरमियान मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बता रहा है कि मार्को रूबियो और पोप के दरमियान जो है वो मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है। ईरान जंग ये सारा जो डिस्कस हुआ होगा, फलस्तीन, लेबनान, इस सब पर चर्च का स्टांस है ना, फलस्तीनियों के ऊपर, लेबनीज के ऊपर, ईरान के ऊपर। और अब आप जरा देखिए कि जो जीसीसी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ईरान को कंडेम किया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ईरान एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की तनकीद जो उन्होंने की है, और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है गल्फ कंट्रीज का। आज दुबई से खबर यह है कि जो होटल्स की ऑक्यूपेंसी है वो सिर्फ 10% रह गई है। 10% रह गई है, यानी अब सिर्फ होटल्स में 10% ही उनके कस्टमर जब वो आ रहे हैं। इतना बड़ा ये डिक्लाइन हुआ है, और टूरिज्म जब वो बिल्कुल हिट हो चुका है। और ये होटल्स की ऑक्यूपेंसी जो है वो 80% से 10% के ऊपर आई है। बहुत बड़ा लॉस है। तो इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है, इस भंवर से निकलने का रास्ता क्या है जिसमें सबका नुकसान हो रहा है। ईरान ये जंग चाहता ही नहीं है, गल्फ कोई फायदा हो नहीं रहा, यूरोपियंस बेड़ा गर्क हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी सत्यानाश हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, फिर भी ये जंग जारी है। तो दुनिया को चाहिए कि वो सोचे कि इस भंवर में उनको किसने फंसाया जिसमें सबका नुकसान हो रहा है, जो एक लाहासिल जंग है। और ईरान का फॉल करना पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा फॉल करना दुनिया के और नुकसान में है, क्योंकि आज तो दुनिया को पता है कि ईरान में बात किससे करनी है, लेकिन अगर ईरान फॉल करता है तो फिर दुनिया को नहीं पता होगा कि ईरान में बात किससे करनी है, और ये सारा जो रीजन है ये सारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। फिर कौन आकर जब इसको संभालेगा? तो ये वर्ल्ड सिक्योरिटी के खिलाफ है, ग्लोबल सिक्योरिटी के खिलाफ है ईरान का डिस्टेबलाइज होना। इसमें दुनिया का फायदा नहीं है। तो दुनिया ये सोचे कि इस भंवर में उनको किसने फंसाया जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, और जो ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका हासिल करना चाहता है उसमें भी दुनिया का कोई फायदा नहीं है। तो बहरहाल ये गल्फ को भी सोचना चाहिए और दुनिया को भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर बाकी पुरानी अप्रोच में लगे रहेंगे कि ईरान ने एग्रेशन किया है, ईरान खतरा है, फलाना है, इसराइल जो जेनोसाइड कर रहा है, जो एक बेलगाम बदमाश ताकत बन चुका है, जिसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, जिसके लीडरशिप के इंटरनेशनल वारंट्स निकले हुए हैं और वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एक बेलगाम और क्रिमिनल माइंडेड लीडरशिप मौजूद है, उसका रास्ता रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है, और इधर लगे हुए हैं, तो फिर इसी तरह के भंवर मजीद आएंगे, इस तरह के क्राइसिस जब मजीद आएंगे। अब जरा आ जाते हैं हिजबुल्लाह जो बैटल वहां पर लड़ रही है, वहां पर जो रिलीजियस फिगर्स हैं लेबनान की, वो भी हिजबुल्लाह की सपोर्ट में आ गई और लेबनीज गवर्नमेंट के खिलाफ सामने आ गई। क्योंकि एक तमाशा है ना जो वहां पर रचाया जा रहा है। ये दुनिया की पहली हुकूमत है जो अपने मुल्क पर बमबारी का इल्जाम अपने लोगों को देती है, जो अपने मुल्क पर कब्जे का इल्जाम अपने लोगों को देती है। ये दुनिया की पहली हुकूमत है।
सो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एक बॉबी ट्रैप ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह ने 10 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया और उनको हाइफा हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। एक ड्रोन 10 इजरायली फौजी, यह है कीमत, और नुकसान ज़ाहिर है इससे कहीं ज्यादा होगा। और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने एक टैंक को निशाना बनाया है, बहुत सारी व्हीकल्स को जब निशाना बनाया है। और टैंकों को कैसे वो निशाना बना रहे हैं? थ्रू ड्रोन्स। ड्रोन्स के साथ जो है वो एक बॉम्ब इक्विप्ड होता है, जो अलग से इक्विप्ड जब वो किया जाता है, और वो जब ड्रोन जाकर टकराता है तो उसके साथ लगा हुआ जो बॉम्ब है छोटा सा, वो भी फट जाता है। इस यानी अब वो टैंकों को एंटी टैंक मिसाइल से नहीं हिट कर रहे हैं, एफपीवी ड्रोन्स के साथ हिट कर रहे हैं। और खाली एफपीवी ड्रोन जाकर टैंक का कुछ नहीं कर सकता, तो उसके साथ वो बॉम्ब को लपेट कर वो भेज रहे हैं। तो वो दोनों जब एक्सप्लोड होते हैं, जिससे अच्छा खासा नुकसान टैंक को हो जाता है। तो अब ये क्या करेंगे? मतलब टैंक भी निशाना पर हैं, फौजी भी निशाने पर हैं, व्हीकल्स भी निशाने पर हैं। और अभी इजरायली आर्मी बता रही है कि हिजबुल्लाह ने सेवरल एक्सप्लोसिव ड्रोन्स है वो उनकी तरफ फायर किए हैं, जो एक्सप्लोड हुए हैं। ये सूरत हाल जो बनी हुई है। और शेख हमूद, ये एक बड़ी रिलीजियस फिगर हैं, ये सामने आए हैं और इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस को बैक करना ये एक सेक्रेड ड्यूटी है, सेक्रेड ड्यूटी है रेजिस्टेंस को बैक करना। और उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस ने जब इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, और अरब और ओआईसी वर्ल्ड को उन्होंने कहा है कि वो जरा जाग जाएं, किस तरह से इजराइल जब वो सबको एक एक करके निशाना बना रहा है, और हर एक के लिए उसके क्लेम्स डिफरेंट है। लेबनान के लिए उसका क्लेम डिफरेंट है, शाम के लिए डिफरेंट है, फलस्तीनियों के लिए डिफरेंट है, और फलस्तीनियों में भी गजा वालों के लिए डिफरेंट है, वेस्ट बैंक के लिए डिफरेंट है, ईरान के लिए डिफरेंट है। और ये इजराइल सारा कुछ कर रहा है ऑन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, और इस नाम के ऊपर कि मुझे खतरा है, मेरी सिक्योरिटी को खतरा है। और अभी वो ये भी कह रहा है कि उसका अगला दुश्मन जो वो टर्की है। तो उन्होंने मुखातिब किया है अरब वर्ल्ड को और ओआईसी वर्ल्ड को, और उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्ट निगोसिएशंस हैं इजराइल के साथ, ये एक डेंजरस ट्रैप है, ये धोखा है जिसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। अब आप देखिए कि एक बड़ी तब्दीली साथ साथ आ रही है। ये जो जेनोसाइड, जो जुल्म इन्होंने किया है, वो ज़ाहिर इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इजराइल में हर साल जो है वो एक राइटर फेस्टिवल होता है, जिसमें पूरी दुनिया से राइटर जो है वो बुलाए जाते हैं। आपको बताएं कि पूरा साल जो है वो ऐसी बहुत सारी जो तकरीबात हैं और मूवमेंट्स है वो चलती रहती हैं, पीआर मूवमेंट्स है वो चलती रहती हैं, ताकि इजराइल का मौक़िफ़ जो है, इजराइल का नैरेटिव वही आगे फैलता रहे। ये अमेरिकन सेनेटर से लेकर और अमेरिकन बहुत सारे तबकों से लोगों को लेकर आते हैं और उनको विजिट करवाते हैं इजराइल का। इसी तरह बरतानिया से, इसी तरह से यूरोप से स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को। ये इनका एक मुसलसल तरीकाकार है कि सिर्फ इजराइल ही का नैरेटिव जब आगे फैलाया जाए। तो इस दफ़ा जो फेस्टिवल होना था 25 से 28 फरवरी को, 25 से 28 मई को, तो उसमें दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसी तरह साउथ अफ्रीका बॉर्न एक दुनिया के सबसे बड़े राइटर हैं, जो कि नोबेल प्राइज भी उनको मिला हुआ है, उन्होंने इस फेस्टिवल में आने से इनकार कर दिया है और बाकायदा जवाब दिया है कि वो क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने लिखा है कि मैं जेनोसाइड की वजह से नहीं आ रहा। 86 ईयर ओल्ड हैं और पूरी दुनिया में, वेस्ट में इनका बहुत नाम है, ठीक है ना। तो उन्होंने जवाब दिया, इनविटेशन इनको आया और इन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं इस वजह से इजराइल नहीं आ रहा। ये बहुत बार इजराइल आ चुके हैं, इन फेस्टिवल्स में ये शरीक हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि जो इजराइल ने जेनोसाइड की है गजा के अंदर, और ना सिर्फ इजरायली गवर्नमेंट इसमें शामिल है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इजराइल पॉपुलेशन भी इसमें बढ़ चढ़कर उसने हिस्सा लिया है। उन्होंने भी कोई रोकने की प्रैक्टिकल कोशिश नहीं की है, और आगे चलकर बता देंगे मैं तो खुद इजराइल का सपोर्टर रहा हूं। तो वो क्या बात बता रहे हैं कि ये सिर्फ इजरायली गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सबका काम है। कोई गवर्नमेंट इतना कर ही नहीं सकती है अगर नीचे से उसको सपोर्ट या वो हासिल ना हो। उन्होंने कहा कि मैं एक भी सोसाइटी में से एक सेगमेंट भी, सोसाइटी का एक हिस्सा भी, चाहे वो इंटेलिजेंशिया हो, चाहे वो एकेडमिया के लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो कोई दूसरे हों, पूरी सोसाइटी में से कोई एक सेगमेंट भी मुझे नजर नहीं आता कि जो इस जिम्मेदारी से बच सके। इसकी जिम्मेदारी सबके ऊपर आती है, क्योंकि किसी ने भी एक प्रैक्टिकल आवाज भी नहीं उठाई, सब जब इसमें हिस्सेदार रहे। देखना यहां मिडिल ईस्ट की कुछ लीडरशिप जो हैं वो उल्टा इजराइल को दिफा कर रही हैं, और वेस्ट के राइटर जब ये बात कर रहे हैं। और उन्होंने बताया ही वॉज वंस अ सपोर्टर ऑफ इजराइल, वो तो एक वक्त में इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर थे और वो अपने आप को कंसीडर किया करते थे सिंपैथेटिक टू इजराइल। और उन्होंने कहा कि वेस्ट में जो सपोर्ट इजराइल की हुआ करती थी अब वो वैसी नहीं रही, जो सिंपैथी हुआ करती थी। उन्होंने कहा खुद मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल हूं कि मैं तो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर था, लेकिन अब वो खत्म हुआ जाता है। और उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि फलस्तीनियों को जस्टिस दिया जाए, फलस्तीनियों को इंसाफ दिया जाए, और जो लैंड उनसे छीनी गई है वो जमीनें उनको वापस की जाएं और फलस्तीनियों को इंसाफ दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है।
और आखिर में मैं आपके सामने फॉरेन पॉलिसी का आज एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है कि इस जंग ने एक और चीज बहुत बदल दी है, और वो ये है कि इजराइल का जो खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है अब वो खुफिया नहीं रह सकता। और अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि रशिया उसमें खुलकर सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अब ये किस्सा खत्म हुआ जाता है, ये तमाशा खत्म हुआ जाता है कि इजराइल के पास खुफिया न्यूक्लियर है और दुनिया खामोश है, ये अब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ये रही है, इसको हाफ सेंचुरी से ज्यादा का टाइम हो चुका है कि पब्लिकली और इसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि उनके पास एक एटॉमिक बॉम्ब है। लेकिन उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा वाकया हुआ है रिसेंटली, 30 डेमोक्रेट्स ने यह डिमांड की है कि अमेरिका इसको पब्लिकली डिक्लेयर करे। उन्होंने कहा यह सबसे बड़ा साइन है, और उन्होंने कहा कि अगर एक दहाई पीछे चले जाएं तो आज जो हो रहा है यह अनथिंकेबल था। यानी इजराइल के बारे में यह बात करना, यह अनथिंकेबल चीज जब समझी जाती थी, और इजरायली न्यूक्लियर के बारे में बात करना यह अमेरिकन पॉलिटिक्स में टैबू जो समझा जाता था, कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। और फिर इजराइल ने इस हाफ सेंचुरी में बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारे डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुए, बहुत सारी कोवर्ट कैंपेन्स हुई, असैसिनेशन हुई, बहुत सारे क्राइसिस आए, मामलात आए। इवन जून में जो अमेरिका जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया उसमें भी ये इक्वेशन नहीं बदली। लेकिन अब इस जंग के जरिए ये इक्वेशन फंडामेंटली बदल गई है। उन्होंने कहा कि जब जंग इस बुनियाद पर लॉन्च की जाएगी, जब इंटरनेशनल वॉर्स इस बुनियाद पर मिडिल ईस्ट में लॉन्च की जाएंगी ऑन द नेम ऑफ न्यूक्लियर, तो फिर सबका न्यूक्लियर डिस्कस होगा। पहले तो इजराइल ने हमला किया था ना, अब अमेरिका ने हमला किया और एक ही बुनियाद थी कि ये न्यूक्लियर है। तो उन्होंने कहा जब इंटरनेशनल वॉर्स ऑन द नेम ऑफ न्यूक्लियर लॉन्च की जाएंगी तो फिर किसी का न्यूक्लियर जो है वो महफूज नहीं रहेगा, मतलब वो ये नहीं कि उसको फिर पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए अब इजराइल का जो न्यूक्लियर जो कि एक उसको छुपाया जाता रहा है, अब वो पॉसिबल नहीं है। ये फॉरेन पॉलिसी आज लिख रहा है। तो ये तमाम चीजें जब वो यहां से बैकफायर हुई हैं। और आखिर में मार्स कंपनी जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, शिपिंग कंपनी, उसने आज ये कहा है कि ईरान जंग की सूरत में $500 मिलियन पर मंथ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे शिपिंग कॉस्ट में, यानी जो किराया है उसमें $500 मिलियन पर मंथ का इजाफा होगा। यानी जो एनर्जी महंगी खरीदी जा रही है उसमें 500 मिलियन यूरो पर डे यूरोप को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। लेकिन किराया भी तो है ना, वो किराया भी अब इंक्रीज होगा और $500 मिलियन पे करना पड़ेंगे एक्स्ट्रा।